हेलो बच्चों, जेईई मेन का एग्जाम अब मेरे ख्याल से नियरली 45 दिन के आसपास ही बचा है। काफी सारे बच्चों के मन में शंकाएं हैं, बातें हैं। वैसे बच्चों से मोस्टली बातें क्लास में हो जाती हैं या फिर बच्चों से व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बातें भी लगातार चलती रहती हैं। बट फिर भी मैंने सोचा कि चलिए एक बार सारे के सारे यूट्यूब वाले बच्चों से बात की जाए। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि है ना, हमें हर वीक में एक बार सभी बच्चों से बात करने के लिए यूट्यूब पर लाइव भी लेना चाहिए। तो वी विल ट्राई इट फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स, क्योंकि जो आखिरी का समय है, जो लास्ट के 40-45 दिन, 10 दिन, 20 दिन होते हैं, उसमें बच्चा घबराता जरूर है। ठीक है, तो ऐसे में ऑफ कोर्स आपके मन में कोई बात हो, कोई शंका हो, हमसे अगर बात करनी तो विल ट्राई कि हम आपके साथ लाइव भी लगातार आते रहें। इन 45 डेज को किस तरह से यूज करना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं करनी, इसके बारे में एक हल्का सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं स्ट्रांगली उम्मीद करता हूं कि तुम सारे के सारे जो बातें मैं बता रहा हूं, उनमें से मोस्टली बातों को तुम अपने हिसाब से फॉलो करने की कोशिश करोगे। मैं बहुत श्योर हूं कि अगर आप इन चीजों को अगर फॉलो करोगे तो अच्छा रिजल्ट अभी भी लाया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ना कोई बच्चा लेट से कि आज के दिन 50,000 रैंक पे है तो 100 रैंक पे आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन जो बच्चा 50,000 रैंक पे है, अगर वो 45 डेज को अगर यूज करे तो 15,000 रैंक पे आ सकता है। और 50,000 में और 15,000 में जमीन आसमान का अंतर है। जिन बच्चों की अच्छी रैंक आती है, जिनको अच्छा कॉलेज मिलता है, जिनको अच्छी ब्रांच मिलती है, उनमें खास बात ये होती है कि वो लास्ट के जो 40-45 दिन है उसको वो बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। लास्ट के इन दिनों को किस तरह से यूज करना है, इसमें मेहनत तो एक फैक्टर है। जो बड़ा फैक्टर है वो है कि इंसान कितना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है। कि जैसे ही कोई सिचुएशन उसके सामने आई, कि ऐसा एग्जाम आया जिस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो जैसे ये टफ सिचुएशन है उसको फेस कैसे करता है। तो फेस इट ब्रेवली, है ना। बिल्कुल काम रहें, रिलैक्स रहें, चिल रहें। जितना तुमसे बन पड़ता है उतना करें। जो कंट्रोलेबल्स हैं उन पे ध्यान रखें। जो जो तुम्हारे वश में है उनका ध्यान रखें। जो जो तुम कर्म कर सकते हो उस पर ध्यान रखें। और जो अनकंट्रोलेबल्स है, जिन पर तुम्हारा जोर नहीं चलता, उनको जाने दें। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो कंट्रोलेबल्स हैं उन पर अपना पूरा फोकस रखें। पूरा का पूरा, सारा का सारा जो ध्यान, इंटेंसिटी, फोकस, सारा का सारा उन चीजों पर रखें जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है कि दिन के 24 घंटे कैसे यूज करने हैं, अगले 45 दिन कैसे यूज करने हैं, किस इंटेंसिटी, कितने फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, टेस्ट कैसे देने हैं, रिवाइज कैसे करना है, सिलेबस कैसे करना है। ये तुम्हारे कंट्रोलेबल्स है, इन पर फोकस करो। अनकंट्रोलेबल्स को छोड़ दो। पेपर कैसा आएगा, ठीक है, उस दिन बारिश होगी या नहीं होगी, है ना, ठीक है। पेपर में जो सवाल होंगे वो किस किस चैप्टर के होंगे, जो चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं उसके सवाल होंगे भी या नहीं होंगे, उसके कितने होंगे, ठीक है। इन सब ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या ना सोचो मत। इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा मत सोचो। मेरी वाली शिफ्ट इजी होगी, टफ होगी, मॉडरेट होगी, मत सोचो। क्या तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। क्या ऐसा सोचने से क्या तुम्हारी शिफ्ट इजी या टफ हो जाएगी क्या? नहीं। तो सोच क्यों रहे हो? रिलैक्स रहो। जो कंट्रोल में है, जो तुम्हारे कर्म कर सकते हो, उस पर फोकस करो। आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू मेक। सबसे पहले पॉइंट बड़ा ऑफ कोर्स ये है कि ना, एक प्रॉपर प्लान बनाएं। जो आपके पास 45 दिन है उसमें एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि यार मैं दिन में इस तरह से पढ़ाई करूंगा और मैं इसको ढंग से फॉलो करूं। मैं इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतूंगा। मैंने एक रफ सा प्लान बनाया किसी ड्रॉपर बच्चे के लिए, क्योंकि क्लास 12 वाला बच्चा तो स्कूल जा रहा है तो उसके पास थोड़ा सा समय कम है। जो ड्रॉपर बच्चा है उसके लिए मैंने एक हल्का सा प्लान बनाया। जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं वो इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाल सकते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन जो क्लास 12 वाला बच्चा है वो इस पूरे के पूरे प्लान को अच्छे से फॉलो कर सकता है। मतलब इस पूरे के पूरे शेड्यूल को अच्छे से फॉलो कर सकता है कि दिन के अंदर उसे कैसे कैसे काम करने हैं। ये एक तरह से ब्रॉड, ये एकदम बाउंड्रीज है बेटा। मैंने तो सिर्फ उसे बाउंड्रीज बना दी। आप इसमें से हल्के फुल्के अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना। जैसे मेरे हिसाब से बच्चे को सुबह नियरली 7 बजे के आसपास उठना चाहिए, अपनी नियरली 7.5 या 8 घंटे की नींद के बाद। 8 से 9 बजे तक, अब 7 से बड़ा 8 तक ऑफकोर्स उसे फ्रेश फ्रेश होना है, नाश्ता वास्ता करना है, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 9 बजे तक जो पहला 1 घंटा है उसके अंदर रिवीजन जरूर करें कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है, कौन से फॉर्मूले हैं, उनको एक बार रिविजिट जरूर करें। खास तौर से जो फॉर्मूले हैं उनको लिख लिख के याद करें। कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई थ्योरम हो, कोई सीक्वेंस हो, उनको लिख लिख के याद करें। रिवीजन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखने की आदत जरूर रखें। ठीक है, भले ही किसी फेयर कॉपी में लिखो, भले किसी रफ कॉपी के अंदर लिखो, लिखने की आदत जरूर रखें। जैसे अगर मान लो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोलंबिक फोर्स अगर लिखना है, मतलब कोलंबिक फोर्स तो बहुत ही ईजी हो गया। लेट्स से बड़ा मुझे किसी डिस्क की वजह से एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो मैं लिखूंगा कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। डायग्राम बनाऊंगा और बताऊंगा कि थीटा ये वाला एंगल है और जो सिग्मा है ये उस डिस्क की चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया है। फिर कॉस थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दैट इज एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक साथ लिख दिया, डायग्राम बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी, दैट्स इट, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों टर्म्स में लिख दी, थीटा के टर्म्स में भी और एक्स के टर्म्स में भी, डन हो गया, खत्म। ऐसे करते करते सारे के सारे फॉर्मूले लिख लिख के आप लगातार याद करें। तो पहला 1 घंटा, जो दिन का सबसे पहला 1 घंटा है, उसमें रिविजिट करने की आदत डालें, रिविजन करने की आप आदत डालें। जो 9 से 12 का समय है
उसके अंदर मैंने अलग अलग चीजें लिखी है कि सवाल करें, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो बेटा सिलेबस कंप्लीट करें, या फिर टेस्ट दें। इन तीनों में से कोई सी एक चीज करें, लेकिन कोशिश ये करें कि ये चीज आप लगातार 3 घंटे करें, आप इसके अंदर उठे नहीं। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो ऑफकोर्स बेटा सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करें। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो या तो पेपर या तो बेटा सवाल करें या कोई ना कोई मॉक टेस्ट दें। सर कितने मॉक टेस्ट देने? मेरे ख्याल से पूरे वीक के अंदर कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो आपको देने चाहिए। तो आई विल से दैट बेटा कौन सा टेस्ट कब कब देना है, बट एक बार तो मेरी बात सुनते रहो, ठीक है। तो इन 3 चीज में से कोई सी एक चीज करनी है। टेस्ट रोज नहीं देना है, ठीक है, टेस्ट रोज नहीं देना, वीक में 2 काफी है, 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 12 से लेकर 2 PM तक, मतलब 12 बजे से लेकर 2 PM के बीच का जो समय है, इस समय के अंदर आप बेटा लंच करें, नहाए धोए, रिलैक्स करें, ठीक है। सोए नहीं, सोना नहीं है दिन के अंदर, सोना नहीं, रिलैक्स करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैठें, बातें बातें कर लें, लंच कर लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें, ठीक है। और अगर मान लो कि हल्का फुल्का अगर पढ़ सके तो पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो 2 से 5 का समय है, अगेन लगातार 3 घंटे बैठे। बेटा मैंने जानबूझ के आप नोटिस किया होगा कि लगातार 3 घंटे बैठने के मैंने वही समय लिए हैं जो आपके टेस्ट देने के समय है। आपको टेस्ट भी एग्जैक्टली इन्हीं टाइम्स में देना है। तो मैं चाहता हूं कि आप इन 6 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा अवेक रहें, शार्प रहें। अगर आप इन 3 घंटों के अंदर अपनी बॉडी को ट्यून कर लोगे कि मेरी बॉडी इन 6 घंटों के अंदर अच्छे से काम करेगी, तो मैं बहुत श्योर हूं कि जब एक्चुअल एग्जाम आएगा तो उस 3 घंटे के अंदर सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होगी। अगेन इन 3 घंटे में बेटा क्या करना है? सवाल करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है और टेस्ट देना है। अब होगा क्या कि दिसंबर में तो बेटा ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो बेटा सिलेबस कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं, इन 6 घंटे में सिलेबस कंप्लीट करो। जिन बच्चों का सिलेबस जस्ट कंप्लीट होने वाला ही है वो ऐसा कर सकता है कि एक दिन बेटा सॉरी एक दिन क्या करेगा कि इस 3 घंटे में सिलेबस कंप्लीट करेगा और इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अगले दिन उल्टा कर लेगा। उल्टा करना कंपलसरी है, इसमें सवाल कर लेगा और इसमें बेटा वो सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो एक दिन बेटा इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा और एक दिन इसमें टेस्ट दे देगा, अगले दिन बेटा इसके अंदर टेस्ट दे देगा और इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। और अगर मान लो कि उसके पास टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, वो कहता है कि मुझे 6 टेस्ट देने ही नहीं, वीक के अंदर 7 टेस्ट देने ही नहीं है, तो उसके अंदर इसमें और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा और किसी किसी दिन एक दिन टेस्ट इसमें दे लेगा, किसी दिन इसमें टेस्ट दे लेगा। वीक में लेट से उसने कहा कि मैं 4 टेस्ट दूंगा, तो 2 दिन टेस्ट इस टाइम में और 2 दिन टेस्ट इस टाइम में। तो आप इस 3-3 घंटे के अंदर एग्जैक्टली क्या करते हो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली कहां खड़े हो। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो बेटा ऑफ कोर्स सिलेबस कंप्लीशन को ज्यादा वेटेज दें। जिन बच्चों का जस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है बेटा वो सिलेबस कंप्लीशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटा इस तरह से लगातार मैनेज करते रहे। जिन बच्चों का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, बेटा बिल्कुल कंप्लीट हो ही चुका है, वो बेटा ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेस्टिंग पर लगातार फोकस करें। दिसंबर के अंदर जैसे ही दिसंबर खत्म हो जाए उसके बाद ये सिलेबस कंप्लीशन वाला जो सेक्शन है ना इसे हटा देना। फिर काम ही क्या बचा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सुबह 3 घंटे ये वाले और शाम वाले में टेस्ट, फिर अगले दिन सुबह वाले में टेस्ट और शाम वाले में उस दिन तो रोज ही टेस्ट देना है, रोज ही टेस्ट देना है। जैसे जैन आ गई उसके बाद रोज टेस्ट देना है। तो जैसे मान लो कि 1 जैन आ गई तो 1 जैन से लेकर लेट से कि 25 जैन तक आप है ना लगातार पढ़ रहे, तो 25 दिन लगातार टेस्ट देना है, एक दिन इसमें एक दिन इसमें, एक दिन इसमें एक दिन इसमें, और अल्टरनेटिव ऑफ कोर्स यहाँ पर आप है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग लगातार ऐसे शिफ्ट करते रहना। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी अगेन आप कोई पुराना पेपर उठाई कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो टेस्ट दे रहे हो ये बेटा कोशिश करें कि CBT ही दें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही दें, कोशिश करें, ठीक है। अपने बेटा कंपटीशन के सारे C-क्यूब के टेस्ट, चैम्प के टेस्ट सारे आपके पास पड़े, जो फुल सिलेबस टेस्ट की सीरीज आएगी बेटा वो भी आपके पास पड़ी, उनको अच्छे से यूज करें। और अगेन हम उसके अंदर और टेस्ट लगातार ऐड कर देंगे कि आपके पास रोज कोई ना कोई टेस्ट देने के लिए रहे। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। इसके अलावा अपने बेटा हर चैप्टर के टेस्ट भी आपको दे रखे हैं, तो आपको कोई चैप्टर स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए तो आप चैप्टर स्पेसिफिक टेस्ट भी दे सकते हो। तो आपके पास हर दिन टेस्ट देने के लिए टेस्ट आपके पास है। चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहो बेटा वो दे लेना, फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहो वो दे लेना, कि कोई पार्ट का अगर टेस्ट देना तो C-क्यूब और चैम्प और अपने प्रवीण का लगातार तुम देते रहना। तो आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट खूब सारे हैं, लेकिन टेस्ट देने कौन से? CBT देने, ठीक। आगे चलते हैं। शाम को बेटा 5 से लेकर 6 बजे के बीच में आप ब्रेक ले, रिलैक्स करें, कोई दिक्कत नहीं। 6 से लेकर 8 तक बेटा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स करें, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स करें, अच्छे एग्जाम्पल्स जो आपको लगता हो कि यार ये वाले सवाल या इस टाइप के सवाल मुझसे नहीं बनते, वो सॉल्व एग्जाम्पल्स करें खूब सारे, ठीक है। साथ ही साथ NCERT को रीड करने की आदत डालें। नई वाली जो NCERT है बेटा वही रीड करनी है। किसी के पास अगर पुरानी NCERT है तो नई NCERT खरीद के लेगा ना, मतलब जो इस सेशन में आई है वो। अगर नई NCERT ना हो तो बेटा उसकी PDF आपको NCERT की वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो इस 2 घंटे में आदत डालें कि सॉल्व एग्जाम्पल्स करें और NCERT को रीड करें। ये 2 काम बेटा आपके प्राइम है, ठीक। नेक्स्ट इज 8 से 9 बजे तक बट ऑफ कोर्स डिनर करें, रिलैक्स करें, है ना। ऑफ कोर्स 1 घंटे तो बच्चा डिनर नहीं करेगा, लेकिन उसके अलावा ऑफ कोर्स अपने फैमिली मेंबर से बात करें, टीवी देखें, जो भी आपको करना वो करें, ठीक है। 1 घंटे के आसपास आप रिलैक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लास्ट का जो 9 से लेकर 11 बजे तक की रात की बात है, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना हमेशा ही
जो भी आपने दिन में टेस्ट दिए या फिर जो भी आपने दिन के अंदर प्रॉब्लम्स सॉल्व की, उसके अंदर जो भी सवाल आपसे गलत हुए उनको एनालाइज करें। हमेशा टेस्ट को एनालाइज करें इस 2 घंटे के अंदर, और टेस्ट को एनालाइज करने के बाद जो भी आपको वीकनेस पता लगी हो वो इस 2 घंटे के अंदर ही निपटाए। मान लो कि आपको ये पता लगा कि यार ना, मुझे तो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके फॉर्मूले नहीं आते, तो इस 2 घंटे के अंदर उन वीक पॉइंट्स पर फोकस करना है। तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड के जो फॉर्मूले वो उस टाइम पर याद करना है। पता लगा कि मॉर्निंग में तूने कोई सी क्यूब का कोई है ना लेट से किसी चैप्टर का टेस्ट दिया, लेट से तूने सरफेस टेंशन इलास्टिसिटी विस्कोसिटी का टेस्ट दिया, और उसके टेस्ट देने के बाद तेरे को पता लगा कि यार मेरे को इलास्टिसिटी विस्कोसिटी सरफेस टेंशन अच्छे से आती नहीं है। तो अब तू क्या करेगा कि इस लास्ट के 2 घंटे में पहले एनालाइज करेगा कि यार ये बाकी सब तो मेरे को आता था, नहीं इलास्टिसिटी विस्कोसिटी सरफेस टेंशन मेरे को आता ही नहीं था। अब क्या करना है कि अब ये इलास्टिसिटी विस्कोसिटी सरफेस टेंशन, ये जो इस तरह के टॉपिक है, ये इस 2 घंटे के अंदर पढ़ना है। तो इस 2 घंटे के अंदर दिन भर के अंदर जो भी आपके जो बड़ा परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, और उसमें जो भी कमियां थी खामियां थी उस पर वर्क करना है। तो इस 2 घंटे में एनालिसिस भी करना है और उस एनालिसिस के बेसिस पर आपको जो कुछ पता लगा हो उस पर वर्क करना है। लेट से किसी बच्चे को ऐसा पता लगा कि यार मेरे को ना बिल्कुल सवाल पेपर बढ़िया गया, मैंने बिल्कुल दिन में कुछ पेपर दिए, सब अच्छा गया, लेकिन मैंने एक आरबीडी का पेपर दिया और उस आरबीडी के पेपर में मेरे को सब आता था, लॉजिकली सब कुछ सही आता था, लेकिन मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं थे। नाउ ही नोज दैट किसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आते। तो इस 2 घंटे के अंदर उसे सारे के सारे डायग्राम बनाने हैं, अलग अलग एक्सेस बनानी है, और एक्सेस का सारे सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने हैं। क्लास नोट्स में चेक कर लेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये, यहाँ के अबाउट ये, यहाँ के अबाउट ये, यहाँ के अबाउट, डन, खत्म, हो गया, हो गया, खत्म। मान लो किसी बच्चे को पता लगा कि यार उसे है ना केमिस्ट्री के अंदर कोई याद करने वाली चीज थी, वो इस टेस्ट के अंदर उससे अच्छे से नहीं हो पाया। अब उसे पता लग गया कि यार मेरे अंदर ना ये वाली कमी है। अब वो क्या करेगा, इस 2 घंटे के अंदर पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा और उस प्रॉब्लम पर लगातार वो वर्क करेगा। आप ऐसे बेटा 9 से 11 या 11:30 तक आप लगातार इस तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि फटाफट नींद आ जाए। ठीक है, आपने बेटा पैर वैर के लोग धोते हैं, उसके बाद रिलैक्स होकर बड़े आराम से अच्छे से सोते हैं, सो जाएं। ठीक है, 11 बजे 11:30 बजे दैट इज द राइट टाइम टू स्लीप। मैंने ये सारा का सारा अरेंजमेंट इस तरह से बनाया है, इस तरह से सारा सारा प्लान बनाया है कि आप दिन के टाइम अटेंटिव रहें और रात को नींद अच्छे से लें। अब कोई बच्चा बोल दे कि सर मैं तो ना रात को बहुत ही ना अच्छे से पढ़ता हूँ, है ना, तो अगर आज तक की बात हो तो मैं बोलता ठीक है बेटा कोई बात नहीं, रात को अच्छे से पढ़ता है, रात को पढ़ता रहा 3 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब परेशानी बताऊं किस चीज में आएगी, अब धीरे धीरे को अपनी बॉडी जो क्लॉक है वो सेट करनी पड़ेगी। तुझे एक्चुअल एग्जाम दिन के अंदर देना है और इन टाइमिंग्स के अंदर देना है, तो तेरी बॉडी और जो तेरा पूरा का पूरा जो दिमाग है वो इन 6 घंटे में अवेक होना चाहिए। तो तेरी बॉडी को ट्यून करने के लिए मेरे बच्चे तेरे को एक काम करना पड़ेगा कि अब रात को ना इस टाइम पर सोने की आदत डाले 11 बजे 11:30 बजे सो ही जाए। हो सकता है कि पहले दिन दिक्कत आए, दूसरे दिन दिक्कत आए, 4 या 5 दिन बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे 11:30 बजे के आसपास अब नींद आना स्टार्ट होगी, आराम से 11:30 बजे के आसपास सोएं, 7 बजे उठें। ये जो 7.5 घंटे की नींद है या जो 8 घंटे की नींद है ये एनफ है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पूरा का पूरा दिन अच्छे से निकलेगा। तो ये ना करें, अब ऐसा ना करें, आखिरी के 45 डेज में ऐसा ना करें कि आप है ना दिन के अंदर सो रहे हो, दिन के अंदर झपकियां ले रहे हो और रात के अंदर पढ़ाई कर रहे हो सकता है कि आप इस तरह से करके ज्यादा पढ़ लें, हो सकता है, क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि रात को खूब पढ़ते हैं, लेकिन उनको इशू कहां पर आएगा, एक्चुअल एग्जाम में आएगा, उनका फोकस ही नहीं होगा। वो 2+2=5 लिख के आएगा उस दिन, वो वेक्टर को स्केलर की तरह ऐड करके आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट को विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पढ़ के आएगा। अरे जब ये सब कर्मकांड होंगे तो इतना सारा पढ़ने का फायदा क्या हुआ। तो उस दिन तो फोकस मैटर करेगा, उस दिन तो इंटेंसिटी मैटर करेगी, उस दिन तो कंसंट्रेशन मैटर करेगी, और ये फोकस इंटेंसिटी कंसंट्रेशन तभी अच्छे होंगे जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरह से सेट होगी, और वो सेट अचानक से 2 दिन में नहीं होगी, आज से हो जाएगी। तो सभी बच्चे है ना कमेंट बॉक्स में लिखें भी कि सर मैं ना आराम से है ना रात में अच्छे से नींद लूंगा और दिन में मैं है ना बड़े आराम से पूरे टाइम पढ़ाई करूंगा। आपने जो चीज कही मैं उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि इसमें दिक्कत आएगी, बट बड़ा धीरे धीरे आप आराम से सेट हो जाओगे। कोई बच्चा अगर 12 बजे तक पढ़ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 7 घंटे की नींद में ठीक ठाक से काम चल जाएगा। मैंने जो प्लान बनाया है बड़ा लगभग 11 घंटे की पढ़ाई के आसपास का प्लान बनाया है। हालांकि बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे ऐसे होंगे जो इसको और टाइट कर लेंगे और 12 घंटे के आसपास भी ले जाएंगे। वो कहेंगे कि सर मैं ना 11 बजे नहीं सोऊंगा, 12 बजे सोऊंगा। ठीक है, कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने जो बीच में 2 घंटे का जो गैप दिया है, सर ये 2 घंटे के गैप के जगह में सिर्फ 1.5 घंटे के गैप से काम चलूंगा। बेटा तुम अपने हिसाब से हल्के फुल्के चेंजेस कर सकते हो। मैंने काफी जो रिलैक्स तरीके से जो पढ़ाई हो सकती है मैंने वो बोली है। इसी तरह से 12वीं क्लास में बच्चा होगा ना बोलेगा कि मैं 5 घंटे इंस्टीट्यूट जाऊंगा, मैं 5 घंटे तो मैं स्कूल जाऊंगा, तो मेरे 5 घंटे काट दो, हाँ बेटा काट देंगे। लेकिन वो बच्चा अगेन थोड़ा सा अगर इन चीजों को और टाइट करेगा तो वो भी बड़े आराम से 7 घंटे के आसपास का समय पढ़ने का निकाल सकता है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल है जो बड़ा मेरे ख्याल से आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ समझ गए? मेरे कहने का बड़ा अर्थ है कि लगातार 3 मतलब मेन पॉइंट क्या है, लगातार 3-3 घंटे बैठना है ना, रिवीजन के लिए अलग से टाइम देना, टेस्ट को या दिन में जितने सवाल किए उनको अच्छे से एनालाइज करके अपनी वीकनेस पर काम करना,
दिन में ही पढ़ना, रात में ही सोना, ये मेरे मेन पॉइंट है। बाकी बेटा तुम किसी भी टाइम पढ़ो, किसी भी टाइम पढ़ो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो मैंने बात बोली ना, ये आपके टाइम टेबल में आनी चाहिए। ये सब बातें इस टाइम टेबल में आ रही थी, तो मैंने आपको एक रफली एक बाउंड्री लाइन दे दी कि बेटा ऐसा टाइम टेबल आप बना सकते हो, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आई हैव फ्यू मोर पॉइंट्स टू से। आई वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो मुझे बोलना ही है। सबसे पहले बेटा, थिंक लेस अबाउट द रिजल्ट एंड मोर अबाउट द प्रोसेस। बहुत ज्यादा ना रिजल्ट के बारे में मत सोचो, है ना, कि रिजल्ट ऐसा आएगा, क्या इतना पढ़ना एनएफ है या नहीं। क्योंकि मोस्टली बच्चों के सवाल जो ना टेलीग्राम पे जो पढ़े रहते हैं, व्हाट्सएप पे पढ़े रहते हैं, वो बताएंगे सर इज इट एनएफ और नॉट। हालांकि जितना उसके पास कंटेंट है वो उतना भी नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो उसमें भी बार बार पूछता रहता है कि इज इट एनएफ और नॉट। वो उसको बोल रखा है कि बेटा तू सीक्यू पढ़ ले, तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो किसी तरह से एग्जाम को फाइट करने का काबिल बन जाएगा। फिर वो बोलता रहेगा सर इज इट एनएफ और नॉट, इज इट एनएफ और नॉट। वो इज इट एनएफ और नॉट 10 दिन पहले पूछ रहा था, आज ही पूछ रहा है, 10 दिन बाद भी पूछेगा, और वो पढ़ेगा नहीं। जिस चीज के लिए वो पूछ रहा है कि इज इट एनएफ और नॉट, वो उतनी ही चीज भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वो बार बार क्या सोच रहा है कि यार इतना पढ़ने से रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अरे भाई पढ़ तो सही। तो ज्यादा फोकस किस पे करो, पढ़ने पे। ज्यादा फोकस करो प्रोसेस पे, ज्यादा फोकस करो कंट्रोलेबल्स पे, जो तुम्हारे बस में है उन पर ज्यादा फोकस करो। तुम्हारे बस में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, रिवीजन देना और टेस्ट देना, ये 3 काम तुम्हारे पास ब्रॉड है, इन पे ध्यान दो। ठीक है, तो ज्यादा रिजल्ट के बारे में मत सोचो। रिजल्ट तो एक एंड पॉइंट आ जाएगा, हो जाएगा, जितना तुम पढ़ोगे उसके हिसाब से रिजल्ट आ ही जाएगा। और अगर रिजल्ट मान लो कि इस अटेम्प्ट में नहीं है ना, तो अगले में आ जाएगा, अप्रैल वाले में आ जाएगा। अप्रैल वाले में अगर नहीं आया तो बिट सेट में आ जाएगा, एडवांस में आ जाएगा। कोई ना कोई एग्जाम तो ऐसा होगा जिस एग्जाम के अंदर जो परफॉर्मेंस होगी वो आपकी मेहनत के हिसाब से होगी। 4-5 बार किस्मत खराब नहीं हो सकती। अगर चारों पांचों एग्जाम में हर एक में अगर मान लो परफॉर्मेंस खराब आ रही है, इसका मतलब मुश्किल एक्ट पे हमने पढ़ाई की नहीं। हमने पूरे टाइम ये सोचते रहे कि ना इज इट एनएफ और नॉट, इज इट एनएफ और नॉट, बस ये सोचते रहे। तो इसलिए ये मत सोचो कि ना किस्मत खराब होगी, नहीं होगी। किस्मत 5 एग्जाम में खराब नहीं हो सकती, 2 जेईई मेन में, 2 बिट सेट में और एक एडवांस में, 5 में खराब नहीं हो सकती। किसी न किसी पेपर में आपकी जो मेहनत है, आपकी जो दिमाग है, आपका जो एप्टीट्यूड है, आपका जो आईक्यू है, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस आनी है। किसी भी एक एग्जाम में अगर आप मान लो कि परफॉर्मेंस ऐसी आ गई, बेटा बिल्कुल मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जाम फोड़ना है बस। हालांकि मैं तो उम्मीद करता हूं कि सारे फोड़ो, बट एटलीस्ट एक भी फूट गया ना, तब भी मामला सेट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ज्यादा बेटा प्रोसेस के बारे में सोचें और रिजल्ट के बारे में कम से कम सोचें। दूसरी बात बेटा, थोड़े से एडमेंट रहें, जिद्दी रहें। जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने कहा कि यार सर मैं तो इसको फॉलो करूंगा ही करूंगा, तो होता क्या है कि मोस्टली बच्चे, 100 में से 98 बच्चे जो होते हैं ना, वो जिद्दी नहीं होते। वो इसको फॉलो करते हैं 2 दिन, है ना बेटा, इसको फॉलो करते हैं 2 दिन, और उसके बाद वो आते हैं औकात में, भूल जाते हैं सब कुछ कि मैंने क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था। तो बी एडमेंट, बी जिद्दी, कि एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे करना है, एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे प्लान फॉलो करना है, तो मैं उसको फॉलो करूंगा ही करूंगा, मैं फिर इधर उधर नहीं मुड़ूंगा। अब बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मैंने कुछ प्लान बनाया है एंड आई विल स्टिक टू इट, आई विल बेट माई लाइफ ऑन दैट शेड्यूल, कि मैं उस शेड्यूल को ढंग से फॉलो करूंगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। हम सब जानते हैं इस बात को कि तुमने मन में जो शेड्यूल सोचा है, अगर तुमने अगले 45 दिन तक उस शेड्यूल को फॉलो किया तो तुम्हारे रिजल्ट अच्छे आने तय हैं। दिक्कत जानते हो किस चीज में, कि तुम उस शेड्यूल को फॉलो करोगे नहीं। 100 में से 98 लोग जो भी टाइम टेबल उन्होंने बनाया है उसको फॉलो करते ही नहीं है। और अगर वो लोग उस टाइम टेबल को फॉलो करें, उस शेड्यूल को ढंग से फॉलो करें, तो मैं श्योर हूं कि जो भी रैंक उनके मन में है, जो भी ब्रांच उनके मन में है, जो कॉलेज उनके मन में है, जो भी मतलब सक्सेस की डेफिनेशन अपने हिसाब से बना रखी है, उसे मिल जाएगी, तय बात है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसने जो शेड्यूल बनाया है, उसने जो भी सोचा है कि मैं ऐसा करूंगा, वो करता ही नहीं है। मैं इस बात की आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आपने अभी इस टाइम पर जो सोचा कि मैं ऐसे 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 पढ़ूंगा, अगर तुमने ऐसे 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 पढ़ा, तो जो तुमने सोच रखा कि मैं इस रैंक के लायक हूं, वो रैंक तुम्हारी आ जाएगी। मैं बहुत श्योर हूं। मैं ये नहीं कह रहा रैंक बना जाएगी, मैंने क्या कहा कि जिस रैंक के तुम लायक हो वो आ जाएगी। भले आज तुम 50,000 रैंक बैठे हो, लेकिन अगर तुम मान लो 10,000 रैंक के लायक हो, तो सिर्फ और सिर्फ उस पूरे शेड्यूल को तुम फॉलो करने से तुम 10,000 रैंक तक पहुंच जाओगे। 9,000 ही पहुंच सकते हो। क्योंकि मोस्टली बच्चा जो है ना, वो नहीं पढ़ता यार। पढ़ना बहुत टफ है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत जान लगती है। मोस्टली बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है पहले अटेम्प्ट के बाद, जब वो देखता है कि अरे यार सारे के सारे सवाल तो सर ने क्लास में करा दिए थे, तो मैं कर सकता था। ये सारी शीटों में सवाल थे, सारे सी क्यूब में थे, चैंप में थे, है ना, हमारे तो डीप में थे, शीट में थे, टेस्ट में भी ये सवाल पूछ रखे। अगर मैं उनको करता तो मेरा हो जाता। फिर वो अगले 2 महीने पढ़ लेगा, वो अलग बात है कि उसके बाद कॉम्पिटिशन और टफ हो जाएगा। तो जो चीज तुम्हें, जो अक्ल तुम्हें आज से 45 दिन बाद आनी है, वो मेरी बात मान के आज ही समझ जाओ ना कि ऐसा ही होना है। ठीक है, तो बी एडमेंट, बी जिद्दी, है ना, जो तुमने सोचा है उस पर अडिग रहे। मैं बहुत श्योर हूं, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन इट, कि अगर तुमने जो प्लान बनाया है, अगर तुमने उसको ढंग से फॉलो किया, मैं बहुत श्योर हूं कि जिस रैंक के तुम लायक हो, वो रैंक तुम्हारी आकर ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। थर्ड पॉइंट, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव पीपल। यार देखो ना कुछ है ना, अपने आस पड़ोस में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें बताएंगे
कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में पहले से होंगे, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। वो जो इंसान है, वो जो बात बोल रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ है ना, उसमें एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है। वो तो सिर्फ हमें कन्विंस कर रहा है कि हाँ भाई हम सही सही सोच रहे हैं, हमारे बस का है नहीं। तो इस तरह के थॉट और इस तरह के लोगों से दूरी बना के रखें। जो तुम्हें ये बोले कि हाँ बेटा तू कर सकता है, उन लोगों की सुने, मस्त रहे, खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। जे इतना टफ है नहीं जितना उसका हुआ है। मोस्टली बच्चा मक्कारी करता है, नहीं पढ़ता, डे ड्रीमिंग करता है, ठीक है, टाइम वेस्ट करता है, 50 जगह टेलीग्राम पर घूमता रहता है, जगह जगह जाके लोगों से ये पूछता रहता है कि इज इट एनएफ और नॉट। ठीक है, जगह जगह जाकर बिल्कुल रैंडम वो सवाल पूछता रहता है, उसे पता ही नहीं कि जेई में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो ऐसे रैंडम घूम रहा है। मोस्टली बच्चा ऐसे घूम रहा है, अच्छा है ना। मोस्टली बच्चा अगर इस तरह से रैंडमली घूम रहा है तभी तो कंपटीशन इतना कम है, तभी तो तेरा नंबर आ जाएगा। तभी तो अगर 45 दिन पढ़ेगा, मेहनत करेगा, और तेरा नंबर आ जाएगा। तो तू पढ़, मेहनत कर, ठीक है, और इस बात पर ज्यादा सोच कि है ना, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट से लगातार चलते रहो। ज्यादा नेगेटिव लोगों के बीच में रहना ही नहीं है, सुननी ही नहीं है। अगली बात, अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करें, अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। अच्छी नींद में बेटा मैं मानता हूं कि 7 से 8 घंटे के आसपास की नींद अच्छी होती है। 7 घंटे तो एटलीस्ट बेटा मान के चले, है ना, 7 घंटे से कम नहीं। 8 घंटे तो खूब ही अच्छी होती है ना, बट ठीक है ना, 7 घंटे तो ये वाला पॉइंट बेटा मैंने है ना बड़े आराम से तुम्हें टाइम टेबल के थ्रू बता दिया था कि लॉन्गर आवर्स के लिए बैठे, 3 आवर्स के लिए जरूर पढ़ाई करें। अगर एक बार हमारी बॉडी, हमारा दिमाग 3 घंटे लगातार बैठने के काबिल हो गया तो मान के चलना कि फिर हम जिस दिन एक्चुअली में 3 घंटे का एग्जाम होगा उस दिन हम बड़े आराम से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा ना दिमाग थकेगा ना ही बॉडी थकेगी। कभी भी बेड पर बैठकर पढ़ाई ना करें, हमेशा टेबल चेयर पर ही पढ़ाई करें, बेड पर बैठकर पढ़ना ही नहीं, कसम ही खा। ठीक है, एनसीईआरटी लगातार रीड करें। जब भी फंस जाओ कि कौन से सवाल करूं, सर समझ में नहीं आ रहा कौन से सवाल करूं, पीवाईक्यूज लगातार करें। ऑल्दो मैं ऐसा मानता हूं कि इस साल हो सकता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े थोड़े टफ पूछ ले, बट फिर भी पीवाईक्यूज हमेशा ही काम आएंगे, हमेशा ही काम आएंगे। और पीवाईक्यू बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन से 19 से लेके 23, नॉट बिफोर देम। उसके पहले कुछ भी सवाल पूछो, कोई सा पूछो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। 19 से 23 बेटा ठीक है, 3000 सवाल पढ़े, यही कर लो। अगला जो भी तुमने क्लास में नोट्स बना रखे हैं वो एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड नोट्स, ये तुम्हारे बड़ा सक्सेस का मेन जो एलिक्सिर है, जो अमृत है, वो यही है। जो भी कुछ होना वो इन 3 चीजों से होना है। ठीक है, इन 3 चीजों को लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो, लगातार पढ़ो। एनसीईआरटी की रीडिंग की लगातार आदत डालते रहो। मैंने शेड्यूल के अंदर भी तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अलग से समय दिया था, तुमने नोटिस कर लिया होगा। ठीक है, 6 to 8 है ना। नेक्स्ट इज बेटा रिवाइज रेगुलरली। जब भी मौका मिले रिवीजन जरूर करें। रिवीजन में कैसे करें का बहुत बड़ा इशू रहता है। तो रिवीजन 2 तरीके से करने होते हैं। एक तो क्लास नोट्स रिवाइज करना। क्लास नोट्स रिवाइज करने में अगर आपको क्लास नोट्स बहुत बड़े लग रहे हैं तो एक दिन आराम से बैठ के फिजिक्स के जितने भी क्लास नोट्स हैं उससे शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बातें लिखनी है, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं, कोई बहुत माइन्यूट पॉइंट नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, थ्योरम और फॉर्मूले, 3 चीज लिखनी है बस। बाकी सब छोड़ दो, डेरिवेशन छोड़ दो, डेफिनेशन छोड़ दो, और कोई बड़ा माइन्यूट पॉइंट हो ना कि अरे यार है ना, अब हर बात थोड़ी लिख लोगे यार कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, हर पॉइंट थोड़ी लिखोगे यार, मेन बातें लिख लो, आगे बढ़ो। हर लाइन अगर वापस लिख दोगे तो फिर तो काय का शॉर्ट नोट्स, फिर तो वही लॉन्ग नोट्स वापस नहीं जाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स में सिर्फ 3 चीज बड़ा, कौन सी फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, थ्योरम। बस थ्योरम मतलब कि यार टोटल मैकेनिकल कंजर्वेशन क्या है, लिख दो कि भाई एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन 0 हो और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का अगर वर्डन 0 हो तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अरे भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम क्या है, तो बोल दो कि अरे भाई किसी एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम, किसी एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क 0 है तो उस एक्सिस के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। हो गया मामला, बस इतना सा काम। मान लो कि लेट से अल्फा डिके हो गया तो लिख दो यार कि जैसे अल्फा डिके होगा वैसे ही न्यूक्लियस टूटेगा, अल्फा पार्टिकल इधर जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस इधर जाएगा और दोनों के दोनों ऐसे ऐसे भाग लेंगे और दोनों के पास मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इतनी सी बात लिखनी, बाकी हो गया। ऐसे सारी चीजें लिख लो। और क्या, शॉर्ट नोट्स जो तुम बना लो बेटा उनके थ्रू लगातार बाद में लगातार रिवीजन करते रहना। शॉर्ट नोट्स बनाने में सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का समय एक्स्ट्रा लगना है, वो लगा के। और शॉर्ट नोट्स बनाने में भी बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। यूं मत सोचना कि शॉर्ट नोट्स बनाना अपने बहुत बुरा काम है। शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त मोस्टली चीजें याद हो जाएंगी। याद करने का बेस्ट तरीका है ये कि चीजें बार बार लिखो। तो जिस दिन तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना उस दिन मान के चलना तुम बेस्ट तरीके से याद कर पाओगे।
और जिस दिन तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे तुम्हें लग जाएगा कि हाँ यार आज मुझे ढंग से याद हुआ है कि आज इस बात का मतलब क्या था, फिर तुम्हारा मन करेगा मैं बार बार लिखूं, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो जरूर लिखो बेटा। ऑलवेज टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स बेटा। एक बस लास्ट बात और कि मिस्टेक्स नॉट टू कमिट, अगले 45 दिन के अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक दिस मिस्टेक्स। पहली, ऑफ कोर्स कंपैरिजंस, कोई ना कोई तुमसे अच्छा, कोई ना कोई कभी ना कभी तुमसे अच्छा कहीं ना कहीं होगा ही होगा, है ना। यू कैन नॉट, तुम सभी लोगों से हर समय हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, ये तय बात है ना। तो इसलिए अगर तुम ऐसा सोचते हो ना कि तुम ना अचानक से कंपैरिजन कर लोगे, मैं तो इससे कंपैरिजन करूंगा, तो यार लोग तो तुमसे कहीं कहीं अच्छे तो होंगे होंगे, कंपैरिजन से बचाओ। हर एक की जर्नी अलग है, हर एक की लड़ाई अलग है, हर बंदा जहां पर आज खड़ा है उसका रास्ता अलग अलग है। तुम हर एक से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तुम जिस बच्चे से कंपैरिजन कर रहे हो सकता है कि वो 9th क्लास से पढ़ रहा हो, तुम्हारे 9th क्लास में 10th क्लास में मस्ती की होगी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जिस बच्चे से कंपैरिजन कर रहे हो बेटा, हो सकता है कि उसके पास उसका माहौल अलग तरीके से रहा हो, तुम वहां पर अलग तरीके से पहुंचाओ। सो ये जो कंपैरिजन है जो तुझे परेशान कर सकते हैं, इन कंपैरिजन से बिल्कुल दूर रहें, किसी प्रकार को कंपैरिजन करने ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को कंपैरिजन जो है वो डिमोटिवेट ही करते हैं। बहुत रेयर केस के बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपैरिजन को बहुत ही, है ना, इस तरीके से लेते हैं कि यार मुझे इन लोगों से बेटर करना, बताऊंगा इनको मैं कितना अच्छा हूं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं, 99% जो बच्चा है तो कंपैरिजन डरता है। तो करो मत ना, खुद का सोचो। सबकी जर्नी अलग अलग है। वो जहां पर खड़ा है तेरे से 100 कॉस आगे खड़ा है, तेरे से 100 माइल्स आगे खड़ा हुआ, अरे उसकी जर्नी अलग है यार। वो हो सकता है तेरे से स्टार्ट ही ना बहुत आगे से किया उसने। सो इट्स ओके, कंपैरिजन ना करें। दूसरा बहुत बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट ट्राई टू बी बीइंग परफेक्शनिस्ट। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि यार आज तो है ना मैं ईएमआई पढ़ूंगा, फिर वो ईएमआई पढ़ता है और बिल्कुल गहराई से एकदम डेप्थ में जाना कि एकदम इलेक्ट्रॉन पर बैठ बैठ के देखते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है वो है, ये पूरा टाइम लगाते हैं उसके अंदर, कि जब तक मुझे ये ईएमआई की ढंग से फील नहीं आएगी मैं आगे नहीं जाऊंगा। और जिस दिन एक्चुअल में जेईई मेन का सवाल पूछ रखा होगा, सिंपल सा सवाल पूछ रखा होगा कि ये रॉड है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, ऐसे ओमेगा से घुमा रखा है, बताओ यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। क्या फायदा तेरे परफेक्शनिस्ट होने का, क्या फायदा। सिंपल सा सवाल पूछ लिया, बी की वैल्यू दे रखी होगी, ओमेगा की वैल्यू दे रखी होगी, एल की वैल्यू दे रखी होगी, एल सेंटीमीटर में दे रखा तो मीटर में निकल लेंगे। क्या फायदा तेरे परफेक्शनिस्ट होने का। हाँ, तूने परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में एक मौका ये गमाया कि तूने ना आगे वाले चैप्टर में बढ़ाई नहीं, तूने ऐसी पढ़ाई नहीं, तूने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी नहीं, तू 5 चैप्टर छोड़ के जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुझे परफेक्शनिस्ट बनना है। अगर परफेक्शनिस्ट बनना ही है तो ये जेईई मेन का एग्जाम दे ले 98%, उसके बाद बैठ जा इलेक्ट्रॉन पे, बन जा परफेक्शनिस्ट, फिर हर चीज को आराम आराम से कुरेद कुरेद देख और एडवांस की तैयारी कर। किसने मना किया तेरे को। लेकिन आज तू परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में आगे वाले चैप्टर से तू कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उसके फॉर्मूले से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो तू 4 नंबर 5 नंबर लगातार छोड़ते जा रहा है। तो परफेक्शनिस्ट ना बने, सिंपल सिंपल चीजें पढ़े, प्रोसीजरल चीजें करें। कोई अगर टफ सवाल आ गया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तेरे को अच्छी रैंक नहीं मिली, तेरे को अच्छी ब्रांच नहीं मिली, तो उसके पीछे कभी यह कारण नहीं होगा कि तेरे से टफ सवाल नहीं बना। ना ना ना, तेरे को अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, तेरे को अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी, तेरी रैंक खराब आएगी, उसके पीछे यह कारण होगा कि तेरे से आसान वाला सवाल नहीं बना। जो आसान वाला सवाल था उसका फॉर्मूला तेरे को याद नहीं था। तो वो जो सवाल है ना वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा, आसान वाला, प्रोसीजर वाला। तय बात है कि 30 सवाल पूछेंगे फिजिक्स में से 25 करने, 25 में से 20 सवाल प्रोसीजरल होंगे। 5 सवाल टफ लग रहे हैं, उसमें से मान लो 1-2 बन गए तो बहुत है, छोड़ो आगे बढ़ो। 20 सवाल प्रोसीजर होंगे यार, उन पे फोकस करो ना। वो अगर हो गया मामला सेट है। तो बच्चा क्या सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट ही बनना, बिल्कुल टफ वाला सवाल करना, भयंकर वाला। अरे वो पूछेंगे नहीं, और आसान प्रोसीजर चीजें पूछे तेरे से हो नहीं रही है, तूने प्रैक्टिस ही नहीं की। तो मैं ऐसे बच्चों को बार बार कहूंगा कि बेटा परफेक्शन के पीछे ना भागे, मूव ऑन करें, सिलेबस जितना हो सके उतना कंप्लीट करें। अगली बड़ी गलती, कंप्लीटिंग सिलेबस इन मिड जैन, कि हाँ सर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और 15 जनवरी तक कहूंगा। अरे नहीं भाई नहीं, चाहे आप ड्रॉपर हो चाहे कुछ भी हो, 31st of December is the last date when you will be doing the syllabus completion। ये जो मैंने सिलेबस कंप्लीशन के लिए अलग से आपको टाइम दे रखा था, ये सिर्फ और सिर्फ कब तक करना है, 31 दिसंबर तक करना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिविजन करें, टेस्ट दें, सवाल करें, ठीक है। सर मेरा 31 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ 70% सिलेबस ही कंप्लीट हो पाएगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है कि 100% हो जाए। अगर तू परफेक्शनिस्ट ना बनता, मक्कारी ना करता, डे ड्रीमिंग ना करता, कंपैरिजंस ना करता, तो 100% सिलेबस भी कंप्लीट कर लेता। लेकिन चल कोई बात नहीं, आज तेरे 70% सिलेबस कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, तो 70% सिलेबस कंप्लीट कर और आगे आने वाले जो 25 दिन में उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर, टेस्ट दे, गलतियां ढूंढ, गलतियों पे काम कर, दैट्स इट। अदरवाइज क्या होगा कि जो 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके सवाल भी गलत हो जाएंगे।
ठीक है। तो जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है वो 31 दिसंबर मान ले। मैक्स टू मैक्स जिस बच्चे ने बहुत लेट स्टार्ट किया है बेटा वो चलो 5 जैन तक चला जाएगा, 6 जैन तक चला जाएगा, उसके आगे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। 20 दिन तो चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए यार, रिवाइज करने के लिए। अगली गलती अवॉइडिंग टेस्ट, कि यार मेरा तो जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा ना मैं तो उस दिन से टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब है कि हम टेस्ट से डर रहे हैं, है ना। और जैसे टेस्ट से डर गए अब दिक्कत आ गई। सवाल नहीं आना, कॉन्सेप्ट नहीं आना चलेगा, डरना नहीं चलेगा। अगर एक बार टेस्ट का अगर डर बैठ गया ना फिर दिक्कत आएगी। तो ये वाली बात मत करना, टेस्ट देते रहना। हाँ ऐसा हो सकता है कि तेरा लेट से 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो फुल सिलेबस टेस्ट मत दे। तेरे पास सीक्यूब के टेस्ट पड़े हैं, चैम्प के टेस्ट पड़े हैं, तेरे प्रवीण प्रखर के टेस्ट पड़े हैं, वो दे ले। तेरे पास तो इवन चैप्टर वाइज टेस्ट पड़े हैं, वो दे ले, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे पास जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो बाद में दे लेना, जैन में दे लेना, कोई इशू नहीं है। लेकिन टेस्ट दे, कम से कम वीक में 1 या 2 टेस्ट तो दे ही दे। सीक्यूब का ही दे। सीक्यूब में तुझे पता है कि यार इस पेपर में अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर के सवाल है और वो 3 चैप्टर ने पढ़ रखे, तो फटाक से रिवाइज किया, टेस्ट दे दिया। यार चैम्प का ये वाला टेस्ट और टफ सा लग रहा, कर लेता हूं, और ये सारे चैप्टर में पढ़े हुए, फटाक से दे दे। लेकिन टेस्ट लगातार दे, छोड़ मत। हाँ सिलेबस कंप्लीट नहीं है, फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देना चाह रहा, मत देना, जनवरी में दे देना, कोई इशू नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। टेस्ट को अवॉइड करना जो ना, ये मतलब मान के चलो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, इससे रैंक निपट जाती है, मतलब अच्छे खास बच्चों का रैंक निपट जाती है। नेक्स्ट है गिविंग टेस्ट इन इम्प्रॉपर वे। बच्चा क्या करता है, टेस्ट देता है, 300 नंबर का टेस्ट था, है ना, दे दिया उसने बढ़िया तरीके से, सीबीटी तरीके से, 130 नंबर आए, बस वो खुश हो गया कि मेरे 130 नंबर आए, हो गया काम खत्म, डन। ये कोई तरीका थोड़ी टेस्ट देने का। टेस्ट देने के लिए टेस्ट देने से पहले रिवाइज करें, देखें कि कौन से टॉपिक पूछेंगे, सिलेबस क्या है टेस्ट का, फिर उसके बाद अच्छे से टेस्ट दें और उसके बाद लास्ट में एनालाइज करें। और जो 170 नंबर के सवाल तेरे से गलत हुए हैं या फिर तो छोड़ के आए, उनको सवालों को सबको वापस से लगा बिना सॉल्यूशन देखे, फिर से कर। इन 170 सवालों में 170 नंबर के सवालों में तेरे को 70 नंबर के सवाल ऐसे मिलेंगे जो एक्चुअल टेस्ट में तेरे से नहीं हुए तो अब हो जाएंगे तेरे से बिना किसी हेल्प के। किसी में पढ़ने में गलती होगी, किसी में कुछ और गलती होगी, तो पकड़ लेगा कि अरे हाँ ये गलती हो गई। सिर्फ 100 नंबर के सवाल ऐसे होंगे जिनका तेरे को सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, उनका सॉल्यूशन देख। और उन 100 नंबर के सवालों के अंदर भी तो नोटिस करेगा 70 नंबर के सवाल ऐसे होंगे जिनका सॉल्यूशन देखते तेरे को समझ आएगा कि यार ये करना था। इट्स ओके, यही तो सीखने का तरीका है, कोई बुरी बात थोड़ी है, ये ऐसे सीखते हैं, सभी ऐसे सीखते हैं। हाँ 30 नंबर के सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनका सॉल्यूशन देखने में तेरे को ना समझ में आए, कोई बात, मूव ऑन, कोई इशू नहीं है, आज इनके पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तेरे को अगर तूने ये 30 नंबर कर छोड़ भी दिए तो भी 270 नंबर तक तूने मैनेजमेंट कर लिया है कि मेरे 270 में से नंबर आ सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग। 30 नंबर के सवाल तो बनाए ऐसे जाते हैं कि यार ठीक है कोई करेगा, अच्छा ठीक है कर रहा हूं, लेकिन बाकी 270 नंबर तेरे को चीजें आती हैं। और अगर तूने इन गलतियों पे काम किया, ढंग से एनालाइज किया, और अगेन तूने नोटिस किया होगा कि मैंने इसके लिए तुम्हें अलग से समय दिया टाइम टेबल के अंदर कि बेटा हमेशा टेस्ट को एनालाइज करो, फिर जो भी एनालिसिस के बाद तुम्हें अपनी वीकनेस पता लगे उस वीकनेस पर काम करो। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको अलग से 2 घंटे इसके लिए दिए हैं कि वाला काम करो। इस 2 घंटे में पढ़ना ही भैया 2 घंटे नहीं आता। अच्छा लास्ट पॉइंट, अवॉइडिंग वीक सब्जेक्ट एंड टॉपिक। बच्चे क्या करता है कि ना सब्जेक्ट को पसंद नहीं उसे, और मतलब अच्छी रैंक के लिए पीसीएम के अंदर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम अक्सर नोटिस करना कि तुमसे कम आईक्यू वाले बच्चे भी, तुमसे कम एप्टीट्यूड वाले बच्चे भी तुमसे बेटर रैंक सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट में एक बैलेंस बना के चलते हैं। हमेशा तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाने वाला बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले हमेशा बेटर करता है। सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट इज योर रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट। जैसे मान लो कि लेट्स से पीसीएम है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री पसंद ही नहीं है, तो उस बच्चे के लिए जो रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री डिसाइड करेगी क्या रैंक आएगी उसकी। बाकी बच्चे केमिस्ट्री में सवाल करके आ रहे हैं 20, सी करके आ रहा है 5, सारी रैंक तो वहीं गिर गई, वहीं नहीं पड़ गई। अगर वो समय केमिस्ट्री को देगा, केमिस्ट्री को अगर पढ़ेगा, समझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, अरे भाई ना पसंद चीज को करना ही तो प्रोफेशनलिज्म है। कल को तुम आगे जाकर लेट्स से रिसर्च करोगे, पढ़ाई करोगे, लेट्स से तुम है ना जॉब करोगे, या फिर बड़ा मान लो कि तुम एंटरप्रेन्योरशिप करोगे, कुछ करोगे, बहुत बार तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, करना पड़ेगा ऐसा। लेकिन उस चीज को भी मन से करना, उस चीज को भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करना, यही तो मेन चीज है। पता है तुम्हें कि ऐसा करने से फायदा होगा तो करो उसे, यू नो इट वेरी वेल कि हाँ भाई ऐसा करना कंपलसरी है। मेरे को अच्छी आईआईटी, अच्छी एनआईटी, अच्छी ब्रांच के लिए केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, बिना पढ़े मैं अच्छी कॉलेज में, अच्छी ब्रांच में नहीं जा पाऊंगा, पढ़ना कंपलसरी, तो आई हैव टू डू इट, बी प्रोफेशनल अबाउट दैट। कौन सा लगाओ तो मैं मैथ्स और केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स और मैथ्स थोड़ी है, ऐसा है कि वो हम है ना इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाँ भाई बड़ा मजा आ रहा है फिजिक्स और मैथ्स पढ़ने के लिए, ना 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 ना, वो भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैं आईआईटी जाना है, वो भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं मैं आईआईटी जाना है, तो केमिस्ट्री इसलिए पढ़ना है।
तो जो सब्जेक्ट में पसंद नहीं है उसको भी समय दे, बल्कि उसको बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले ज्यादा समय दे। उसको अगर आपने ज्यादा समय दिया तो मैं बहुत श्योर हूं कि आपकी रैंक बहुत शूट करेगी, आपके ब्रांच, आपकी कॉलेज काफी अच्छी हो जाएगी। तो जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है बेटा वही आपका रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट है। मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट बेटा बोलने की कोशिश की है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट रह गया होगा कि आपको ऐसा लगता हो कि ना मैंने नहीं बोला है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं इसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें। हमसे कोई बात पूछनी हो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा तो उस पर बेटा मैं आपसे वीडियो के थ्रू बात भी कर लूंगा। तो मेरी तरफ से इतना ही है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय, ऑल द बेस्ट।